जिस दिन मुझे पता चला कि राजेश मेरी बेटी को छोड़कर सारे पैसे लेकर भाग गया है, उस दिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती से दिल निकालकर जमीन पर फेंक दिया हो। वो पैसे वो पैसे जो मैंने अपने जिस्म का एक हिस्सा काटकर जुटाए थे। डॉक्टर ने कहा था कि किडनी निकालने के बाद मुझे आराम करना होगा, पर मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा लेटा सिर्फ यही सोचता रहा था कि मेरी गुड्डो की जिंदगी संवर जाएगी। और आज वही गुड्डो मेरे सामने बैठी रो रही थी, सिंदूर के बिना, मांग सूनी, आंखें सूजी हुई। बताइए, कौन सा बाप इस दर्द को बर्दाश्त कर सकता है? मेरा नाम राम प्रसाद वर्मा है, उम्र 52 साल। लखनऊ से कोई 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ, हरिपुर। यहाँ न बड़े बड़े मॉल हैं, न चमचमाती सड़कें, बस खेत हैं, कच्चे पक्के मकान हैं और लोगों की जिंदगियां हैं जो उसी धूल में सनी हैं जिसमें हम पैदा हुए थे। मेरे पास 2 बीघा जमीन थी, एक छोटी सी किराने की दुकान थी और 3 बच्चे थे, 2 बेटे, एक बेटी। बेटी का नाम था गायत्री, पर घर में सब उसे गुड्डो कहते थे। जब वो पैदा हुई थी तो मेरी माँ ने कहा था, राम, इस बच्ची को देखो, जैसे लक्ष्मी घर आई हो। और सच में, गुड्डो के आने के बाद हमारी दुकान चलने लगी थी, थोड़ी आमदनी बढ़ी थी। मेरी पत्नी सुमित्रा को लगता था कि गुड्डो सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। पर इस देश में बेटी होना एक अलग ही जिम्मेदारी लेकर आता है। जब से गुड्डो थोड़ी बड़ी हुई, मेरी पत्नी रोज रात सोने से पहले एक ही बात कहती, उसके लिए कुछ जोड़ो, दहेज का इंतजाम करो। समाज क्या कहेगा अगर हम खाली हाथ विदा करेंगे अपनी बेटी को? मैं सुनता था, सिर हिलाता था और फिर छत को देखते हुए सोचता था कि 2 बीघा जमीन और एक छोटी दुकान से मैं क्या जोड़ूंगा। गुड्डो पढ़ने में अच्छी थी, 12वीं में 80% आए थे उसके। उसने आगे पढ़ना चाहा था, मैं भी चाहता था, पर सुमित्रा और मेरी माँ दोनों ने कहा, लड़की को ज्यादा पढ़ाने से रिश्ते नहीं आते, जितनी पढ़ी लिखी होगी उतना ज्यादा दहेज मांगेंगे लड़के वाले। मैं चुप रहा। गुड्डो रोई थी उस रात, मुझे पता था। उसके कमरे से आवाजें आती थीं, पर मैं क्या करता? मैं एक कमजोर बाप था, हमेशा से। उसकी उम्र जब 22 साल हो गई तो रिश्ते आने शुरू हुए। पहला रिश्ता आया कानपुर से। लड़के के बाप में सीधे मांग रखी, 5 लाख नगद, सोने के गहने, फ्रिज, एलईडी, स्कूटर। मैंने हिसाब लगाया, सब मिलाकर कोई 10-12 लाख बनता था। मैंने मना कर दिया। दूसरा रिश्ता आया, तीसरा। हर बार मांग अलग अलग पर मोटी और मेरी जेब खाली। फिर एक दिन सुमित्रा की भाभी आई, मेरी साली की जेठानी। वो कहीं जाती थीं तो बस मुसीबत लेकर आती थीं, पर उस दिन वो एक रिश्ता लेकर आई थीं। राजेश सिंह इलाहाबाद में नौकरी करता था किसी प्राइवेट कंपनी में। उम्र थी 29। घर में माँ बाप, एक छोटा भाई। जमीन थी, पक्का मकान था। लड़का खुद कमाता था। सिर्फ 8 लाख चाहिए, सुमित्रा की भाभी ने कहा। नकद 5 और बाकी सामान में। लड़का बहुत अच्छा है, गुड्डो खुश रहेगी। मैंने राजेश की तस्वीर देखी, ठीक ठाक लग रहा था। सांवला, दुबला पतला, पर चेहरे पर एक किस्म की चालाकी थी। मुझे वो चालाकी उस वक्त नहीं दिखी, काश दिखती। गुड्डो ने एक बार तस्वीर देखी और फिर नीचे देखने लगी। मैंने पूछा, क्या लगा? उसने कहा, जैसा आप सोचें बाबा। वो हमेशा से ऐसी ही थी, खुद कुछ नहीं कहती थी, बस मेरी आंखों में देखती थी। और उन आंखों में एक उम्मीद होती थी कि शायद मैं उसके लिए कुछ अच्छा सोच रहा हूं। 8 लाख, इतने पैसे कहां से आते? दुकान से मैंने पिछले 10 सालों में जो जोड़ा था वो था कोई 1.5 लाख। जमीन बेचता तो दोनों बेटों का भविष्य जाता। मकान गिरवी रखता तो रहते कहां? रात को नींद नहीं आती थी। सुमित्रा रोती थी, माँ कहती थीं, भगवान कोई रास्ता निकालेगा। भगवान ने रास्ता निकाला, या शायद शैतान ने, क्योंकि जो रास्ता निकला वो मुझे उस जगह ले गया जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। मेरे पड़ोसी धर्मेंद्र काका, उनके जमाई ने किडनी बेची थी कुछ साल पहले। 6 लाख मिले थे। मैंने यह बात एक बार सुनी थी और भूल गया था। पर उस रात जब मैं छत पर लेटा था और आसमान में तारे गिन रहा था, वो बात दिमाग में आई। पहले मैंने सोचा, नहीं, यह पागलपन है। फिर सोचा, गुड्डो की पूरी जिंदगी है। फिर सोचा, एक किडनी से इंसान जिंदा रह सकता है, डॉक्टर कहते हैं। फिर सोचा, अगर यह नहीं किया तो मेरी बेटी क्या करेगी? कौन करेगा उससे शादी? इस देश में बेटी की शादी न हो तो बाप की नाक कट जाती है।
और नाक से ज्यादा कीमती क्या होती है आदमी की? शरीर का एक टुकड़ा या इज्जत? मैंने धर्मेंद्र काका से बात की। उन्होंने एक आदमी का नाम बताया। लखनऊ में रहता था, मोहन गुप्ता। बीच का आदमी था। किडनी खरीदने बेचने का धंधा करता था। गुपचुप कागज पत्तर के साथ, मेडिकल जरूरत का बहाना बनाकर। मैं अकेला गया उससे मिलने। सुमित्रा को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। लखनऊ की एक गली में उसका दफ्तर था, छोटा सा, दंदा सा। दीवारों पर पीले दाग, एक टेबल, दो कुर्सियां। वो आदमी मोटा था, सफेद कुर्ता पहने हुए, पान खाता था। कितना मिलेगा? मैंने सीधे पूछा। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा। 7 लाख। 8 चाहिए। वो हंसा। 7 से ज्यादा नहीं, पर काम अच्छा होगा। प्राइवेट अस्पताल, अच्छा डॉक्टर, रिकवरी अच्छी होगी। मैं वहां से उठकर चला आया। घर आया, रात भर सोया नहीं। अगली सुबह फिर गया। ठीक है, मैंने कहा, 7 में राजी हूं। उस दिन मुझे नहीं पता था कि मैं सिर्फ एक किडनी नहीं बेच रहा था। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की शुरुआत कर रहा था। ऑपरेशन से पहले 3 हफ्ते लगे। जांचें हुईं, कागज बने, एक खरीदार तैयार किया गया जो बीमार बताया गया था। मुझे बाद में पता चला कि वो आदमी भी एक दलाल था जो विदेश में किसी अमीर को किडनी बेच रहा था। पर उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था और जानना भी नहीं चाहता था। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, गुड्डो की शादी। सुमित्रा को मैंने बताया 1 हफ्ते पहले। उसने पहले रोना शुरू किया, फिर मुझ पर चिल्लाई, ये क्या पागलपन है? अपनी जान देकर बेटी की शादी करोगे? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, एक किडनी से इंसान जिंदा रहता है सुमित्रा, और हमारी गुड्डो की पूरी जिंदगी है। वो चुप हो गई, रोती रही, पर चुप रही। माँ को मैंने नहीं बताया। कहा कि किसी दोस्त के साथ लखनऊ जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए। माँ बुढ़ापे में थीं, उनका दिल कमजोर था। यह बोझ उन्हें नहीं देना था। ऑपरेशन हुआ, एक प्राइवेट क्लिनिक में, लखनऊ के बाहर एक सुनसान इलाके में। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अग्रवाल। वो चुप रहते थे, बस काम करते थे। ऑपरेशन से पहले मुझे बेहोश किया गया। जब आंख खुली तो पेट में दर्द था, ऐसा दर्द जैसे किसी ने आग लगा दी हो। नर्स ने पानी दिया और 3 दिन बाद मुझे वहां से छुट्टी मिल गई। 7 लाख रुपए नकद, एक थैले में बंद। मैंने उसे उठाया और सोचा कि इसकी कीमत क्या है। फिर सोचा, गुड्डो की मुस्कान, बस यही काफी था। घर आया तो सुमित्रा ने देखा, मेरा रंग उड़ा हुआ था, चलने में तकलीफ थी। वो रोने लगी, पर मैंने उसे थैला दिखाया। 7 लाख है, 1 लाख और जोड़ेंगे कहीं से। हो जाएगी हमारी गुड्डो की शादी। गुड्डो को नहीं बताया, आज भी नहीं पता उसे। सोचता था कि बाद में बताऊंगा, जब वो खुश हो, जब शादी हो जाए, जब उसका घर बस जाए, तब हंसते हुए बताऊंगा, देख तेरे बाप ने क्या किया तेरे लिए। पर वो दिन कभी नहीं आया। राजेश के घरवालों से बात हुई। तय हुआ कि 5 लाख नकद देंगे, 2 लाख का सामान, फ्रिज, एलईडी, बर्तन, कपड़े, गहने। शादी की तारीख पक्की हुई, अगले 3 महीने बाद, फाल्गुन में। हरिपुर में शादियां फाल्गुन में अच्छी होती हैं। राजेश एक बार आया घर देखने। चाय पी, मेरे सामने बैठा। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें इधर उधर घूमती थीं, दीवारों पर, फर्नीचर पर, जैसे हिसाब लगा रहा हो कि हमारे पास क्या क्या है। घर अच्छा है, उसने कहा। छोटा है, मैंने कहा, पर अपना है। वो हंसा। सर, पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना? मैंने कहा, होगा। उसने एक बार गुड्डो की तरफ देखा। गुड्डो रसोई में थी, मुंह नीचे किए। राजेश ने एक पल देखा और फिर नजरें हटा लीं। उस रात मुझे अजीब लगा था, पर मैंने सोचा, लड़के वाले ऐसे ही होते हैं, थोड़े ऊपर रहते हैं। मैंने गलत सोचा था। प्यारे श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे कि एक बाप ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और फिर क्या हुआ? बस यही तो है इस कहानी का दर्द। कुर्बानी तो मैंने दी, पर उस कुर्बानी का फल मुझे नहीं मिला, बल्कि जो मिला वो इतना कड़वा था कि आज भी याद करता हूं तो गला भर आता है। शादी से 1 महीना पहले राजेश के बाप का फोन आया। रामप्रसाद जी, बेटे की नौकरी में तबादला हो गया, हैदराबाद जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा खर्चा और बढ़ गया। क्या आप 1 लाख और दे सकते हैं? मैंने सुमित्रा की तरफ देखा, उसकी आंखों में डर था। मैंने कहा, 1 लाख और? उन्होंने कहा, हाँ, बस 1 लाख। लड़का नया शहर जाएगा तो जमने में खर्च होगा। आप तो समझदार हैं।
मैं समझदार था, इतना समझदार कि अपनी जेब से 1 और लाख निकाल लिया। वो 1.5 लाख जो दुकान से जमा था उसमें से। अब 5 लाख नकद दे दिए, बाकी सामान खरीदा। पर अभी भी कुछ बचा था। राजेश के बाप ने कहा था, शादी से 1 हफ्ते पहले पूरा भुगतान। शादी से 10 दिन पहले राजेश खुद आया, अकेला। बोला, अंकल, मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं शादी में, थोड़ा इंतजाम और चाहिए। यह पैसे मांगने का नया तरीका था, मैं समझ गया। पर क्या करता, बेटी की शादी थी। मैंने पड़ोसी से 10,000 उधार लिए, दे दिए। और फिर एक रात राजेश ने कहा, अंकल, बाकी का नकद वो आप मुझे दे दीजिए। पापा ने कहा है कि सीधे मुझे दे दें। वो रात थी, दिया जलता था, मैं थका हुआ था, पेट में अभी भी हल्का दर्द था, उस ऑपरेशन की याद। मैंने सोचा, एक ही परिवार है, क्या फर्क पड़ता है, बाप को दें या बेटे को। मैंने पैसे दे दिए। अगली सुबह राजेश का फोन बंद था। पहले मैंने सोचा, नेटवर्क नहीं होगा। फिर दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, फोन नहीं लगा। दूसरे दिन उसके घर गया, इलाहाबाद। घर में ताला था। तीसरे दिन पता चला, राजेश का परिवार रात को ही घर खाली करके चला गया था। किराए का मकान था, मकान मालिक को भी नहीं बताया था। और मेरे पैसे, वो 7 लाख जो मैंने अपनी किडनी बेचकर जुटाए थे, वो 1.5 लाख जो 10 साल की मेहनत से जमा किए थे, वो 10,000 जो उधार लिए थे, सब गए। सब गए। मैं उस मकान के बाहर खड़ा था, ताले को देख रहा था, और मेरे अंदर कुछ टूट रहा था, ऐसे जैसे कांच टूटता है। एक बार में नहीं, धीरे धीरे, टुकड़े टुकड़े। यह पहला हिस्सा समाप्त हुआ। आगे की कहानी और गहरी है। जब मैं घर लौटा, जब गुड्डो को बताया, जब सुमित्रा टूट गई, और जब मैंने ठाना कि इस धोखे का बदला लेकर रहूंगा। लिखते रहिए अपने विचार। क्या आपके आसपास भी ऐसा हुआ है किसी के साथ? घर लौटने का वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर था। इलाहाबाद से हरिपुर कोई 3 घंटे की बस यात्रा। पर मुझे लगा जैसे 3 जन्म बीत गए। बस की खिड़की से बाहर देखता रहा, खेत, पेड़, छोटे छोटे गांव, बच्चे सड़क किनारे खेलते हुए। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा रहा था। पर मेरे अंदर सब कुछ बदल गया था। जैसे किसी ने मेरे सीने में एक गड्ढा खोद दिया हो और उसमें राख भर दी हो। मैं क्या सोच रहा था उस वक्त? बहुत कुछ और कुछ नहीं। दिमाग एक अजीब सुन्नपन में था। वो पैसे याद आते थे, एक एक नोट। जब मोहन गुप्ता ने थैला दिया था तो मैंने गिने थे, 100 के नोट, 500 के नोट, 2,000 के नोट। 7 लाख, मेरी किडनी की कीमत। और अब वो सब राजेश के हाथों में थे, या जाने कहाँ। बस रुकी हरिपुर के अड्डे पर। मैं उतरा, पैर भारी थे। दुकान के सामने से निकला, बंद थी, शाम हो गई थी। घर की तरफ चला, गली में धर्मेंद्र काका मिले। अरे रामप्रसाद, कहाँ गए थे? शादी की तैयारी कैसी है? मैं बस मुस्कुराया, एक झूठी मुस्कान, और आगे बढ़ गया। घर का दरवाजा खुला, अंदर सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी थी। उसने मेरी आवाज सुनी और मुड़ी। मेरा चेहरा देखा, और बस उसकी आंखें भर आईं। उसे पूछना नहीं पड़ा, मेरा चेहरा सब बता रहा था। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। मैं बैठ गया जमीन पर, कुर्सी तक नहीं गया, बस धम से जमीन पर बैठ गया। और बोला, गया, सब गया। सुमित्रा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर वो भी जमीन पर बैठ गई मेरे पास। हाथ पकड़ा मेरा, कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। और मैं भी रोया, चुपचाप, बिना आवाज के। इस तरह रोना और भी दर्दनाक होता है, जब आवाज नहीं निकलती, सिर्फ आंसू निकलते हैं। माँ कमरे में थीं, उन्हें सुनाई दिया होगा कुछ। आवाज लगाई, सुमित्रा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? सुमित्रा ने आवाज संभाली, कुछ नहीं अम्मा जी, आंख में कुछ पड़ गया। उस रात गुड्डो देर से घर आई, पड़ोस में किसी की मदद करने गई थी। आई तो देखा कि घर में एक अजीब सन्नाटा था। मेरे दोनों बेटे, बड़ा रमेश, छोटा सुरेश, दोनों बाहर थे। माँ सो गई थीं, बस मैं और सुमित्रा बैठे थे। गुड्डो ने पूछा, बाबा, तबीयत ठीक है? चेहरा क्यों उतरा है? मैं उसकी आंखों में देख नहीं सका, नजरें हटा ली। बोला, कुछ नहीं, थकान है। वो समझ गई कि कुछ है, पर बोली नहीं। रसोई में चली गई। उस रात मैं सो नहीं सका, पूरी रात छत को देखता रहा। सुमित्रा भी जागती रही। हम दोनों जानते थे कि अगली सुबह क्या करना है, पर किसने क्या करना है,
यह तय नहीं था। अगली सुबह उठा, मुंह धोया, चाय पी और फिर बेटों को बुलाया। रमेश बड़ा था, 24 साल, सुरेश 22 का। दोनों दुकान में मेरे साथ काम करते थे। मैंने उन्हें बताया सब कुछ, किडनी बेचने से लेकर राजेश के भागने तक। रमेश का चेहरा लाल हो गया। यह क्या किया आपने बाबा? किडनी बेच दी और हमें बताया भी नहीं। और उस कमीने को उसने एक गाली दी। सुरेश चुप था, उसकी आंखें गीली थीं। अब क्या करोगे? रमेश ने पूछा। पुलिस में जाएंगे, मैंने कहा। रमेश हंसा, कड़वी हंसी। पुलिस? बाबा, यहां पुलिस उन्हें ढूंढेगी। वो लोग कहां गए होंगे अब तक? और हमारे पास सबूत क्या है? बस मुंह की बात। कागज हैं। रिश्ते की बात के कागज नहीं थे, पर पैसे देने के कुछ निशान हैं। कौन से निशान? मैं चुप रहा। सच में कोई ठोस कागज नहीं था। दहेज का लेन देन लिखकर थोड़ी होता है। कौन लिखेगा कि मैं दहेज में इतना दे रहा हूं? यह सब मुंह से तय होता है। और मुंह की बात का सबूत क्या? तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। गुड्डो खड़ी थी। वो कब से सुन रही थी, मुझे नहीं पता। उसका चेहरा सफेद था, आंखें बड़ी बड़ी, होठ कांप रहे थे। बाबा, उसने कहा। बस इतना ही। उस एक शब्द में इतना दर्द था कि मेरी सांस रुक गई। मैं उठा, उसके पास गया, उसे गले लगाना चाहा, पर वो पीछे हट गई। आपने किडनी बेची? उसने पूछा। आवाज में कांप थी। मैं जवाब नहीं दे सका। मेरे लिए? उसने फिर पूछा। गुड्डो? बाबा, वो चिल्लाई। पहली बार उसने मुझ पर आवाज उठाई थी। यह क्यों किया? मुझे शादी नहीं करनी थी। मैंने कहा था क्या कि अपना जिस्म काट दो? मेरे लिए? वो रो रही थी, जोर जोर से। मैं खड़ा रहा। क्या कहता? वो सही थी और मैं सही था, दोनों सही थे और दोनों गलत भी। माँ बाहर आईं। क्या हो रहा है? फिर सब उन्हें बताया गया, धीरे धीरे, संभाल संभाल कर। माँ ने सब सुना, फिर दीवार को थाम लिया। हे भगवान, उन्होंने कहा। हे राम। वो दिन हमारे घर का सबसे काला दिन था। पर काले दिन अकेले नहीं आते, एक के बाद एक आते हैं। दोपहर को मोहल्ले में खबर फैल गई। कैसे फैली पता नहीं। शायद किसी ने सुना, किसी ने बताया। हरिपुर छोटा कस्बा है, यहाँ राज छुपते नहीं। शाम तक लोग घर आने लगे, सहानुभूति दिखाने। पर सहानुभूति के नाम पर जो बातें होती हैं, वो और ज्यादा तकलीफ देती हैं। धर्मेंद्र काका की पत्नी रमावती काकी आईं, बैठीं, चाय पी, फिर बोलीं। देखो, जब मैंने कहा था कि रिश्ता अच्छे से देखो, तो तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लड़की को जल्दी घर से निकालने की हड़बड़ी में। सुमित्रा ने उन्हें देखा, कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में जो था वो काकी को दिखा। वो चुप हो गईं। पड़ोस की रेखा भाभी आईं। अरे बेचारी गुड्डो, अब कौन करेगा उससे शादी? एक बार रिजेक्ट हो जाने के बाद लड़कियों की किस्मत। उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। पर अधूरे जुमले भी पूरे घाव करते हैं। मैं बाहर बैठा था, सब सुन रहा था और अंदर से मर रहा था। रात को रमेश ने कहा, बाबा थाने जाते हैं कल। जाएंगे, मैंने कहा। उसका नाम पता जानते हो? हाँ। कुछ और जानते हो उसके बारे में? मैंने सोचा। राजेश ने जो बताया था, इलाहाबाद में नौकरी, एक कंपनी में। पर कंपनी का नाम याद नहीं था। घर का पता था, पर घर खाली था। उसके बाप का मोबाइल नंबर था, पर बंद था। ज्यादा नहीं जानता, मैंने माना। रमेश ने मुट्ठी भींची। इन लोगों ने सब पहले से सोचा था। हम लोग बेवकूफ निकले। हाँ, बेवकूफ। पर कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी के लिए धोखा खाने का इंतजार करता है? कौन सोचता है कि जो लड़का चाय पीकर गया, जिसने मुस्कुराकर हाथ मिलाया, वो एक दिन सब लेकर भाग जाएगा? अगले दिन मैं रमेश के साथ थाने गया। हरिपुर का थाना, एक पुराना जर्जर कमरा। दरोगा जी बैठे थे, तोंद निकली हुई, बाल तेल से चिकने। हमारी बात सुनी। एफआईआर लिखेंगे, उन्होंने कहा। पर जरा बताओ, कागज क्या है? लिखित में कुछ कागज नहीं है। पैसे नकद दिए? हाँ। गवाह? बस घर के लोग। दरोगा जी ने एक लंबी सांस ली। देखो भाई, धोखाधड़ी का मामला बनेगा, पर बिना सबूत के केस कमजोर रहेगा। और वो लोग दूसरे जिले के हैं, तो इलाहाबाद पुलिस को भी लिखना पड़ेगा। इसमें वक्त लगेगा। कितना वक्त? महीने, शायद साल भी। मेरा दिल डूबा। पर रमेश ने कहा, एफआईआर तो लिखो। एफआईआर लिखी गई। धारा 420, धोखाधड़ी।
और दहेज उत्पीड़न की धारा भी जोड़ी। वकील ने बाद में बताया कि यह भी लग सकती है। घर लौटे, माँ इंतजार कर रही थीं। गुड्डो कमरे में बंद थी। सुरेश बाहर बैठा था। क्या हुआ? माँ ने पूछा। एफआईआर हो गई, अब देखते हैं। माँ ने भगवान की तस्वीर को देखा। हे भोलेनाथ, इन बेईमानों को सजा दो। भगवान सुन रहे थे या नहीं, यह तो बाद में पता चला, पर उस वक्त हमारे पास भगवान के अलावा और कोई था भी नहीं। अगले कुछ हफ्ते बहुत भारी थे। घर में पैसे नहीं थे। दुकान से जो कमाई थी वो रोजमर्रे के खर्च में जाती थी। माँ की दवाइयाँ, घर का राशन, बेटों की जरूरतें। मेरे पेट में ऑपरेशन की जगह कभी कभी दर्द होता था। डॉक्टर के पास जाना था पर पैसे नहीं थे। गुड्डो घर में चुप रहती थी, खाना बनाती थी, घर का काम करती थी, पर एक मुर्दे की तरह। उसकी आंखों में जो चमक थी कभी, वो गायब हो गई थी। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। मुझे लगता था कि वो मुझसे नाराज है। शायद थी भी। शायद उसे लगता था कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की। एक रात मैं रसोई में पानी पीने गया। गुड्डो वहां बैठी थी, अंधेरे में, अकेली, बस बैठी थी। गुड्डो, मैंने धीरे से कहा। वो चौंकी। यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बोली। मैं उसके पास बैठ गया, चूल्हे के पास, जमीन पर। मुझसे नाराज हो? एक लंबी चुप्पी। फिर उसने कहा, आपसे नहीं बाबा, खुद से नाराज हूं। खुद से क्यों? क्योंकि मेरे लिए इतना हुआ और मैं कुछ नहीं कर सकी, न रोक सकी, न बचा सकी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारी गलती नहीं है, पर आपकी भी नहीं है, उसने कहा। और पहली बार उसकी आवाज में रोना नहीं था, बस एक दृढ़ता थी। उस कमीने की गलती है, उसकी। मैंने उसे देखा। इस लड़की में कुछ था, कुछ जो टूटा नहीं था अभी। एक चिंगारी, छोटी सी पर थी। हम न्याय लेंगे, मैंने कहा। वो बोली, हाँ बाबा, लेंगे। पर न्याय इतना आसान नहीं होता। यह तो मुझे पता था, पर यह नहीं पता था कि न्याय के रास्ते में और कितनी तकलीफें आने वाली हैं। अगले हफ्ते पता चला कि मोहल्ले में एक नई बात फैल रही थी। किसी ने कहा था, रामप्रसाद की बेटी का रिश्ता टूट गया। और सुना है, रामप्रसाद ने किडनी भी बेची थी। अब तो कोई नहीं करेगा उस लड़की से शादी। यह बात जब सुमित्रा के कानों तक पहुंची तो वो बिस्तर पर पड़ गई। बुखार आ गया, शरीर का नहीं, मन का। जब मन टूटता है तो शरीर भी जवाब दे देता है। माँ ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, राम, कुछ करो, इस घर को बचाओ। क्या करूं, माँ? उस लड़के को ढूंढो, पैसे वापस लो, और गुड्डो के लिए दूसरा रिश्ता देखो। दूसरा रिश्ता आसान है कहना, पर माँ सही थी। रुकना नहीं था, टूटना नहीं था। मैंने अपने आप से कहा, उठो रामप्रसाद, तुमने एक किडनी बेची, पर दिल अभी भी पूरा है। उस दिल की आवाज सुनो। और मैं उठा। दूसरे हफ्ते एक वकील से मिला, महेश पांडे। लखनऊ में प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने केस सुना। बोले, केस कमजोर है, पर नामुमकिन नहीं। अगर राजेश सिंह का कोई पक्का ठिकाना मिल जाए तो गिरफ्तारी हो सकती है। ठिकाना कैसे मिलेगा? उसकी नौकरी थी न किसी कंपनी में। कंपनी का नाम याद है? मैंने सोचा। सुमित्रा की भाभी ने बताया था। शायद कोई एक्सेल या एक्सीलेंट नाम था कंपनी का। पूरी तरह याद नहीं। सुमित्रा की भाभी से पूछो, वकील ने कहा। उन्होंने ही रिश्ता लाया था ना, तो उनके पास और जानकारी होगी। यह बात सुनकर मेरे मन में एक और सवाल आया। सुमित्रा की भाभी, शांति देवी, क्या वो सच में बेकसूर थी, या वो भी इस धोखे का हिस्सा थी? यह सवाल मेरे दिमाग में एक कांटे की तरह चुभा, और यह कांटा निकलने में बहुत वक्त लगा। प्यारे श्रोताओं, इस कहानी का दर्द यहाँ रुकता नहीं। जब एक बाप टूटकर भी खड़ा होने की कोशिश करता है, तो उसके रास्ते में और भी कांटे बिछे होते हैं। अगले हिस्से में आप जानेंगे कि शांति देवी का इस धोखे में क्या रोल था, राजेश को ढूंढने की कोशिश में क्या क्या हुआ, और मेरी गुड्डो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। क्या आप किसी ऐसे बाप को जानते हैं जिसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया हो? लिखिए हमें। शांति देवी से मिलना आसान नहीं था। वो सुमित्रा की बड़ी भाभी थीं, मेरी पत्नी के बड़े भाई की पत्नी। रिश्ते में बड़ी थीं, तो उनसे सीधे सवाल करना मतलब था पूरे परिवार में आग लगाना। पर मेरे पास और रास्ता नहीं था। मैंने पहले सुमित्रा से बात की, उसे बताया कि मुझे शांति देवी से कुछ जानकारी चाहिए। सुमित्रा ने एक पल सोचा, फिर बोली, भाभी को फोन करती हूँ, पर वो बुरा मानेंगी। बुरा माने तो माने, मैंने कहा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है।
मुझे बुरे भले की परवाह नहीं। सुमित्रा ने फोन किया। शांति देवी ने उठाया। सुमित्रा ने कहा, भाभी, भैया आना चाहते हैं आपसे मिलने, जरूरी बात है। शांति देवी की आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। क्या बात है? वो आकर बताएंगे। अगले दिन मैं और रमेश गए शांति देवी के घर। वो लखनऊ के पास एक कस्बे में रहती थीं, मोहनलालगंज में। उनका घर पक्का था, अच्छा था। दरवाजे पर एक नई गाड़ी खड़ी थी। शांति देवी ने दरवाजा खोला, मुझे देखा। उनके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ गुजरा, शायद डर, शायद झेंप। फिर मुस्कुराईं। आइए भैया। हम अंदर गए। चाय आई। मैंने चाय नहीं ली, सीधे बोला, भाभी, राजेश सिंह का रिश्ता आप लाई थीं। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा। उसे कहाँ से जानती थीं? एक पल की चुप्पी। उसकी माँ मेरी पुरानी सहेली की रिश्तेदार थी। नाम क्या था उसकी माँ का? सरोज सिंह। उसका पूरा पता? भैया, मुझे ठीक से याद नहीं। भाभी, मेरी आवाज करी हो गई। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हुई है। मेरे 8.5 लाख रुपए गए हैं और उन पैसों के लिए मैंने अपनी किडनी बेची थी। शांति देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। किडनी? उन्होंने फुसफुसाया। हाँ, किडनी। तो अब आप मुझे बताइए कि आप उस परिवार को कितना जानती थीं और क्या आपको पहले से पता था कि वो लोग ऐसे हैं? शांति देवी की आंखें भर आईं। भैया, मुझे कसम है राम की, मुझे नहीं पता था। मैंने बस 1-2 बार सरोज से बात की थी। उसने बताया था कि बेटा अच्छी नौकरी करता है। मैंने सोचा रिश्ता अच्छा होगा। मैंने गलती की, पर जानबूझकर नहीं। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो सच बोल रही थीं या बहुत अच्छा झूठ बोल रही थीं। मुझे उस वक्त पक्का पता नहीं चला। सरोज का नंबर है आपके पास? है, पर शायद बंद हो। दीजिए। उन्होंने नंबर दिया। बंद था, जैसा सोचा था। कंपनी का नाम याद है राजेश की? शांति देवी ने सोचा। एक्सीलेंट टेक्नोलॉजीज। हाँ, यही नाम था, इलाहाबाद में। यह एक सुराग था, छोटा पर था। रमेश ने जेब से एक कागज निकाला और नाम लिख लिया। हम वहां से उठे। शांति देवी ने रोते हुए कहा, भैया, मुझे माफ करना, मेरी वजह से यह सब हुआ। मैं दरवाजे पर रुका, पीछे मुड़कर देखा। भाभी, माफी बाद में, पहले उस आदमी को ढूंढना है। वापस आते हुए रमेश ने कहा, बाबा, अगर यह कंपनी असली है तो उसका पता मिल सकता है। कैसे? इंटरनेट पर देखते हैं। घर आकर रमेश ने अपने मोबाइल पर ढूंढा। एक्सीलेंट टेक्नोलॉजीज, इलाहाबाद। एक छोटी कंपनी थी, आईटी सर्विसेज। पता था सिविल लाइंस, इलाहाबाद। बाबा, यह असली कंपनी है, रमेश ने कहा। तो राजेश वहां नौकरी करता था? करता था, पर अब भी करता है या नहीं, यह जानना पड़ेगा। कैसे जानेंगे? रमेश ने मुस्कुराया, एक चालाक मुस्कान। बाबा, मेरा एक दोस्त है इलाहाबाद में। वो वहां जाकर पता कर सकता है। रमेश के दोस्त का नाम था विकास। अगले दिन रमेश ने उसे फोन किया। विकास तैयार हो गया। उसे बताया, कंपनी में जाओ, पूछो कि राजेश सिंह यहां काम करते हैं क्या। बस इतना। 2 दिन बाद विकास का जवाब आया, हाँ, राजेश सिंह यहां काम करता था, पर 10 दिन पहले उसने इस्तीफा दे दिया। कहाँ गया, किसी को नहीं पता। 10 दिन पहले, मतलब जिस दिन वो पैसे लेकर भागा, उसी दिन या उसके आसपास नौकरी भी छोड़ दी। यह सब पहले से सोचा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। वकील महेश पांडे को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, अच्छा, अब हम कंपनी से उसका पुराना पता मांग सकते हैं। पुलिस कोर्ट के जरिए यह करवा सकती है। इसमें कितना वक्त लगेगा? कुछ हफ्ते। हफ्ते? हफ्तों में जिंदगी बर्बाद होती है, पर न्याय नहीं मिलता। उन दिनों घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। गुड्डो सुबह उठती, घर का काम करती, माँ की देखभाल करती, पर जब कोई नहीं होता तो वो बाहर आंगन में बैठकर आसमान देखती रहती थी। मैं कभी कभी उसे देखता था, उसे पता नहीं चलता था। उस चेहरे पर एक ऐसा खालीपन था जो मुझे अंदर से खाता था। एक शाम मैं दुकान से लौटा, थका हुआ था, पेट में दर्द था। ऑपरेशन के बाद से यह दर्द कभी कभी आता था। घर के दरवाजे पर पहुंचा तो आवाजें आईं। माँ की आवाज और किसी और की। अंदर गया तो देखा, माँ के पास एक औरत बैठी थी, अधेड़ उम्र, साड़ी पहने, बालों में तेल। मुझे देखकर माँ ने कहा, राम, यह सुशीला है, मोहनपुरा से। इनके यहाँ एक लड़के का रिश्ता है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर सुशीला ने कहा,
भैया, लड़का विधुर है। पहली पत्नी गुजर गई थी। एक बच्चा है, पर लड़का अच्छा है, खेती करता है, जमीन है। मैं सोफे पर बैठ गया। माँ मेरी तरफ देख रही थीं। उनकी आंखों में उम्मीद थी। मैंने कहा, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है। पर बेटा, माँ ने कहा, माँ अभी नहीं। सुशीला चुप हो गई, चाय पीकर चली गई। रात को माँ मेरे पास आईं। राम, गुड्डो की उम्र बढ़ रही है और समाज बात करेगा। समाज करे बातें, मैंने कहा। पहले वो कमीना पकड़ाए, पहले हमारे पैसे वापस आएं, फिर गुड्डो की शादी की बात। माँ चुप हो गईं, पर उनकी आंखें कहती रहीं, वक्त कम है बेटा। उन्हीं दिनों एक और झटका लगा। दुकान में एक दिन एक ग्राहक आया, राम खेलावन। थोड़ी दूर के गांव से था। सामान लेने के बाद बोला, भैया, सुना है तुम्हारी बेटी का रिश्ता टूट गया। हाँ, और पैसे भी गए। हाँ। उसने एक पल रुककर कहा, मैंने सुना कि तुमने किडनी बेची थी, सच है? मैंने उसे देखा। तुम्हें क्या मतलब? वो थोड़ा सकपकाया। अरे, बस पूछ रहा था। वैसे भैया, एक बात बताऊं, मेरे एक रिश्तेदार ने भी किडनी बेची थी। 5 साल बाद बड़ी तकलीफ हुई उन्हें, डायलिसिस करवानी पड़ी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो चला गया, पर उसकी बात मेरे दिमाग में अटक गई। डायलिसिस, एक किडनी से जिंदगी चलती है, यह सच था। पर अगर दूसरी किडनी भी कमजोर पड़ जाए तो? उस रात मैं अस्पताल के बारे में सोचता रहा। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा था, 6 महीने में चेकअप करवाओ, पर पैसे नहीं थे, और अब तो और भी नहीं थे। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। क्या बताता? घर में पहले ही इतनी तकलीफ थी। गुड्डो के साथ जो हो रहा था, वो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता था। वो बाहर नहीं जाती थी, बाजार नहीं जाती थी। मोहल्ले की औरतें जब भी मिलती थीं, तो उनकी आंखों में एक तरह की दया होती थी, वो दया जो चुभती है। गुड्डो ने उस दया से बचने के लिए घर को ही अपनी दुनिया बना लिया था। एक दिन मैं दोपहर को घर आया, दुकान बंद करके। देखा कि गुड्डो अपने कमरे में बैठी कुछ लिख रही है। मैंने झांका, नोटबुक में कुछ लिख रही थी। क्या लिख रही हो? मैंने पूछा। उसने नोटबुक बंद कर दी। कुछ नहीं। बताओ। वो एक पल चुप रही, फिर नोटबुक खोलकर मुझे दी। मैंने देखा। वो एक आवेदन लिख रही थी, जिला उपभोक्ता अदालत को। दहेज उत्पीड़न और धोखाधड़ी के बारे में। खुद लिखा था, साफ, सटीक। मैं उसे देखता रहा। वकील के पास जाने की जरूरत नहीं हमेशा, उसने कहा। उपभोक्ता अदालत में खुद भी केस कर सकते हैं। मैंने पढ़ा है। तुमने पढ़ा? हाँ, इंटरनेट पर, रमेश भैया के फोन पर। मैंने उसे देखा। यह वही गुड्डो थी जो बाहर नहीं जाती थी, चुप रहती थी, पर अंदर से वो लड़ रही थी। चुपचाप, अकेले। मेरी आंखें भर आईं। गुड्डो। मैंने कहा, बाबा रोइए मत, वो बोली, हम लड़ेंगे, ठीक से लड़ेंगे। उस दिन पहली बार मुझे लगा, मेरी बेटी मुझसे ज्यादा मजबूत है। उस आवेदन को वकील महेश पांडे को दिखाया। उन्होंने कहा, लड़की ने अच्छा लिखा है, इसे थोड़ा और मजबूत करते हैं और दाखिल करते हैं। एक तरफ यह सब चल रहा था, दूसरी तरफ एक और तूफान आ रहा था। सुमित्रा के बड़े भाई रघुनाथ जीजाजी एक दिन अचानक घर आए। वो लखनऊ में रहते थे, किसी सरकारी दफ्तर में काम करते थे। शांति देवी उनकी ही पत्नी थी। वो अकेले आए थे, बिना बताए। मैं दुकान पर था। सुमित्रा ने फोन किया, जल्दी आओ, भैया आए हैं। जब पहुंचा तो देखा, रघुनाथ जीजाजी बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। भैया, मैंने नमस्ते किया। बैठो, उन्होंने कहा, जैसे यह उनका घर हो। मैं बैठ गया। सुना है तुमने शांति को धमकाया। मेरे अंदर आग लगी, पर मैंने शांत रखा खुद को। धमकाया नहीं, सवाल किए। वो डरी हुई है। जीजाजी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है। मेरे 8.5 लाख गए हैं। उन पैसों के लिए मैं रुका। किडनी वाली बात कहूंगा तो वो और उलझेंगे। मैंने बहुत मेहनत की थी, वो रिश्ता भाभी लाई थी तो उनसे पूछना मेरा हक था। रघुनाथ जीजाजी ने एक लंबी सांस ली। शांति की गलती नहीं थी। मैंने यह नहीं कहा, पर तुम्हारे जाने से वो डरी। तो वो डरें, मुझे अब किसी की परवाह नहीं। एक पल की चुप्पी, फिर जीजाजी ने कहा, रामप्रसाद, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। यह मैंने नहीं सोचा था। मदद? मैंने पूछा। हाँ, मेरे दफ्तर में एक अधिकारी है, वो इलाहाबाद पुलिस से जानते हैं।
अगर उनसे कहूं तो शायद राजेश को जल्दी ढूंढा जा सके। मैंने उन्हें देखा। यह ऑफर अचानक था, पर सच्चा लग रहा था। क्यों? मैंने पूछा। आप क्यों मदद करेंगे? वो एक पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि शांति की वजह से यह हुआ। चाहे जानबूझकर नहीं था, पर हुआ। और मेरी बीवी की गलती है तो मेरी भी जिम्मेदारी है। यह बात मुझे छू गई। मैंने कहा, ठीक है, कोशिश करो। रघुनाथ जीजाजी के जाने के बाद सुमित्रा बोली, अच्छे इंसान हैं भैया। देखते हैं, मैंने कहा। पर उस रात पहली बार थोड़ी उम्मीद जगी। एक धागा था, पतला पर था। और उसी हफ्ते एक और बात हुई जो किसी ने नहीं सोची थी। गुड्डो ने एक दिन सुबह नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर मेरे पास आई। बाबा, मुझे नौकरी करनी है। मैंने उसे देखा। हाँ, वो बोली। मैंने सोच लिया। हरिपुर में एक प्राइमरी स्कूल है, उन्हें एक टीचर चाहिए। मैं जाकर बात करूंगी। गुड्डो, बाबा आप मुझे रोकिए मत। मैं घर में बंद नहीं रहूंगी। उस राजेश ने मेरी जिंदगी खत्म नहीं की। मैं जीऊंगी और अपने पैरों पर जीऊंगी। मैं उसे देखता रहा। वो मेरी बेटी थी, पर उस वक्त वो मुझसे बड़ी लग रही थी। जाओ, मैंने कहा। वो गई और शाम को लौटी। चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी थी। काम मिल गया बाबा, 6,000 मिलेंगे हर महीने। कल से जाना है। माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया। सुमित्रा ने गुड्डो को गले लगाया। मेरी आंखें भर आईं, पर इस बार खुशी से। पर खुशी के साथ एक डर भी था। राजेश अभी पकड़ा नहीं था। पैसे वापस नहीं आए थे, और जब तक वो नहीं होता, यह कहानी खत्म नहीं होती। प्यारे श्रोताओं, एक बाप की तकलीफ और एक बेटी का हौसला, यही इस कहानी की रीढ़ है। पर असली मोड़ अभी आना बाकी था। रघुनाथ जीजाजी की मदद से क्या हुआ? राजेश कहाँ था? और एक ऐसा राज जो अभी तक किसी को नहीं पता था, वो कब और कैसे सामने आया? ये सब अगले हिस्से में। क्या आपको लगता है कि राजेश पकड़ाएगा? लिखिए अपने विचार। रघुनाथ जीजाजी ने जो वादा किया था, उसे उन्होंने निभाया। 10 दिन बाद उनका फोन आया। रामप्रसाद, मेरे अधिकारी दोस्त ने इलाहाबाद पुलिस से बात की है। राजेश सिंह का एक पुराना पता मिला है, नैनी इलाके में। पर वो वहां नहीं है अभी। पर उसके एक चाचा वहां रहते हैं। चाचा, यह एक नई कड़ी थी। मैंने वकील को बताया। वकील ने कहा, यह अच्छा सुराग है। अगर चाचा से बात हो जाए तो राजेश का ठिकाना मिल सकता है। रमेश ने कहा, बाबा मैं जाऊंगा इलाहाबाद। अकेले नहीं, मैंने कहा। तो आप चलो। मैं गया रमेश के साथ। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, संगम का शहर, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन। पर हमारे लिए उस शहर में सिर्फ एक काम था, राजेश सिंह को ढूंढना। नैनी का पता था। हम बस से गए। एक पुरानी कॉलोनी थी, छोटे छोटे मकान, संकरी गलियां। एक चाय वाले से पूछा, भैया यहाँ सिंह परिवार रहता है? उसने बताया, कौन से सिंह? यहाँ तो बहुत हैं। राम सिंह, राजेश के चाचा। चाय वाले ने एक पल सोचा। आगे तीसरी गली, लाल दरवाजा। हम गए। लाल दरवाजा था, पुराना, थोड़ा जंग लगा हुआ। दस्तक दी। एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। 70 के करीब उम्र, सफेद धोती बनियान। कौन हो? मैंने कहा, राम प्रसाद वर्मा हूं, हरिपुर से, राजेश सिंह के। बुजुर्ग ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। रमेश ने हाथ लदाया दरवाजे पर। चाचा जी, बस 5 मिनट, हम कुछ नहीं करेंगे, बस बात करनी है। बुजुर्ग रुके। उनकी आंखों में डर था, और शायद कुछ और भी, शायद शर्म। अंदर आओ, उन्होंने कहा। हम अंदर गए। एक छोटा सा कमरा, एक पुरानी चारपाई, दीवार पर भगवान की तस्वीर, और एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, शायद उनकी पत्नी। बैठो, बुजुर्ग ने कहा। हम बैठे। मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में थकान थी। तो बताइए, राजेश कहाँ है? वो एक लंबे समय तक चुप रहे, फिर बोले, मेरा नाम रामाधार सिंह है। राजेश मेरे भाई का बेटा है, पर उस लड़के से मेरा कोई वास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं है। यह मैं पहले से जानता था। यह सुनकर मेरे पेट में एक मरोड़ उठी। पहले से जानते थे? रामाधार सिंह ने आंखें नीची की।
राजेश ने पहले भी ऐसा किया है, एक और लड़की के साथ, कानपुर में, 2 साल पहले। मैं सुन्न हो गया। क्या? रमेश की आवाज कांपी। हाँ, वो यही करता है, रिश्ता तय करता है, पैसे लेता है, भाग जाता है। उसके बाप ने भी यही धंधा किया था, बाप बेटे दोनों। मेरे हाथ कांपने लगे। और आपने किसी को नहीं बताया? पुलिस को नहीं बताया। रामाधार सिंह ने मुंह नीचे किया। परिवार की इज्जत थी, भाई का बेटा था। इज्जत? रमेश चिल्लाया। आपकी इज्जत बचाने के लिए मेरे बाबा ने किडनी बेच दी, पता है? रामाधार सिंह का चेहरा जर्द हो गया। किडनी? हाँ, किडनी। अपना जिस्म काटकर पैसे जुटाए थे, और वो सब उस कमीने ने ले लिए। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उनकी पत्नी ने मुंह ढक लिया। मैंने कहा, रामाधार जी, अब आप हमें बताइए कि राजेश कहाँ है। यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आप भी इस धोखे के हिस्सेदार हैं। एक लंबी चुप्पी। फिर रामाधार सिंह ने कहा, वो दिल्ली गया है। रोहिणी में किसी दोस्त के यहाँ रहता है। नाम है उस दोस्त का सुनील यादव। पता? पूरा पता नहीं पता, पर रोहिणी सेक्टर 7 में है। फोन नंबर? राजेश का नंबर बदल दिया होगा, पर उसके बाप का एक पुराना नंबर है मेरे पास, शायद काम आए। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली, एक नंबर लिखकर दिया। हम उठे। रामाधार सिंह ने कहा, रामप्रसाद जी, मुझे माफ करना, मैं डरपोक निकला। परिवार के नाम पर गलत को छुपाता रहा, यह पाप है। मैंने उन्हें देखा, एक थका हुआ बूढ़ा आदमी। उनसे नफरत नहीं हुई, पर माफी भी नहीं दे सका। भगवान माफ करे, मैंने कहा, और चला आया। बाहर आकर रमेश ने मुझे देखा। बाबा, दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ। पैसे? यह सवाल था। दिल्ली का सफर, किराया, रहना, खाना, पैसे कहाँ से? घर लौटे। सुमित्रा को बताया। उसने एक पल सोचा, फिर कमरे में गई। एक पुरानी साड़ी में लिपटी एक छोटी सी पोटली लेकर आई। खोली, अंदर कुछ नोट थे। यह मेरे पास था, उसने कहा। गुड्डो की पहली तनख्वाह से जो बचा था, और मेरे कुछ पुराने गहने बेचने के पैसे। सुमित्रा, जाओ, उसने कहा। उसे ढूंढो, मेरी बेटी का हक वापस लाओ। मैंने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में आंसू नहीं थे, एक दृढ़ता थी। एक माँ की दृढ़ता, जो अपनी बच्ची के लिए पहाड़ भी तोड़ सकती है। अगले दिन मैं और रमेश दिल्ली के लिए निकले। दिल्ली पहली बार नहीं गया था, पर इस बार दिल्ली अलग लग रही थी। इतनी बड़ी, इतनी भागती हुई। लाखों लोग, करोड़ों गाड़ियां। इस भीड़ में राजेश को ढूंढना, जैसे समंदर में एक काली मछली ढूंढना। रोहिणी सेक्टर 7। बस से गए। वहां पहुंचकर पूछताछ शुरू की। सुनील यादव का घर कहाँ है? कोई नहीं जानता था, या जानते थे पर बताते नहीं थे। एक चाय की दुकान पर रुके। रमेश ने चाय पी। मैं थका हुआ था, पेट में दर्द था। तभी रमेश ने कहा, बाबा, एक काम करते हैं, उस पुराने नंबर पर फोन करते हैं, राजेश के बाप का, शायद लग जाए। वो उठाएगा क्यों? अनजान नंबर से करते हैं, मेरे दोस्त का नंबर है, उससे करवाते हैं। रमेश ने अपने एक दिल्ली वाले दोस्त को फोन किया। उसने उस नंबर पर कॉल किया, यह कहकर कि वो एक बीमा कंपनी से बोल रहा है। फोन लगा, एक बूढ़ी आवाज आई। हाँ? दोस्त ने कहा, जी, क्या यह सिंह साहब हैं? आपकी बीमा पॉलिसी के बारे में। कौन सी पॉलिसी? बूढ़े ने पूछा। जी, आपने जो पिछले साल करवाई थी, आपका बेटा राजेश सिंह ने भरवाई थी। एक पल की चुप्पी, फिर, मेरा बेटा तो यहाँ नहीं है अभी। ओह, वो कहाँ हैं? यहीं दिल्ली में, रोहिणी में। अच्छा, क्या आप उनका नंबर दे सकते हैं? बूढ़े ने एक नंबर दिया। रमेश का दोस्त खुश हो गया। नंबर हमें दिया। यह राजेश का नया नंबर था। अब क्या करें? सीधे फोन करें? वो भाग जाएगा। पुलिस को दें? हरिपुर की पुलिस यहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा। रमेश ने कहा, बाबा, यहां दिल्ली पुलिस को दे सकते हैं, और वकील साहब को फोन करते हैं। वकील को फोन किया। उन्होंने कहा, यह नंबर तुरंत हरिपुर थाने को दो। वो इलाहाबाद और दिल्ली पुलिस को सूचित करेंगे। और रमेश, तुम लोग वहां से हटो। अगर राजेश को पता चल गया कि तुम वहां हो, तो वो और भाग सकता है। हम रुक गए, पर हटे नहीं। उसी शाम एक और बात हुई, जो हमने नहीं सोची थी। रमेश के दोस्त ने उस नंबर पर एक बार और फोन किया। इस बार राजेश ने उठाया। दोस्त ने कहा, भाई, मैं सुनील का दोस्त हूं। वो मिल नहीं रहा। तुम रोहिणी में हो ना? मिलना था। राजेश ने कहा, हाँ, सेक्टर 7 में हूं, पर सुनील तो अभी घर पर है। कब आओगे?
कल सुबह। ठीक है। फोन रखा। रमेश ने मुझे देखा। बाबा, वो वही हैं। कल सुबह पुलिस के साथ जाएंगे। रात हम एक सस्ते लॉज में रहे। मुझे नींद नहीं आई, पेट का दर्द बढ़ा हुआ था, पर दिमाग में एक ही बात थी, कल। सुबह हुई। रमेश ने हरिपुर थाने को रात ने ही सब बता दिया था। दरोगा जी ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी, और अब दिल्ली पुलिस का एक सिपाही हमारे साथ था, रमेश के दोस्त की किसी जान पहचान से। सेक्टर 7 की एक गली, एक 3 मंजिला मकान, दूसरी मंजिल पर सुनील यादव का फ्लैट। सिपाही ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? पुलिस। एक पल की चुप्पी, फिर आवाजें, जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा हो। सिपाही ने दरवाजा धकेला। खुल गया, ठीक से बंद नहीं था। अंदर 2 आदमी थे। एक था सुनील, मोटा, घबराया हुआ, और दूसरा था राजेश। राजेश। मैंने उसे देखा। वही चेहरा जो मेरे घर में आया था, चाय पीकर गया था, मुस्कुराकर हाथ मिलाया था। पर अब उस चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, डर था। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। एक पल के लिए सब रुक गया। फिर रमेश आगे बढ़ा। यही है वो कमीना। सिपाही ने राजेश का हाथ पकड़ा। राजेश बोला, मैंने क्या किया? कोई गलती नहीं की मैंने। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा भी। टूटा इसलिए कि इस आदमी में जरा भी शर्म नहीं थी। जुड़ा इसलिए कि अब वो पकड़ा गया था। तुमने क्या किया? रमेश ने कहा। तुम जानते हो तुमने क्या किया। पैसे तो मिले थे सही से। चुप, सिपाही ने कहा। राजेश चुप हो गया, पर उसकी आंखों में एक बेशर्मी थी, जैसे अभी भी उसे लग रहा था कि वो बच जाएगा। उसे ले जाया गया। मैं वहीं खड़ा रहा। कमरे में एक गंदा कमरा था। बिस्तर पर कपड़े बिखरे, खाने के बर्तन, सिगरेट के टुकड़े, और एक कोने में एक बैग। सिपाही ने बैग खोला। अंदर कुछ पैसे थे, कुछ कागज, और एक मोबाइल। पैसे कितने थे? शायद 2-3 लाख। बाकी खर्च हो गए थे या कहीं और छुपाए थे। मैंने सोचा था कि जब राजेश पकड़ाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी या बहुत गुस्सा, पर उस वक्त जो हुआ वो दोनों नहीं था। बस एक थकान थी, एक गहरी, हड्डियों तक उतरी हुई थकान। बाहर आया। धूप थी, दिल्ली की सुबह की धूप, थोड़ी तीखी, थोड़ी नरम। रमेश ने मेरा कंधा थपथपाया। मैंने अपना मोबाइल निकाला, सुमित्रा को फोन किया। उसने उठाया। पकड़ा गया, मैंने कहा। उधर से रोने की आवाज आई। रो मत, मैंने कहा। गुड्डो को बताओ। थोड़ी देर बाद गुड्डो की आवाज आई। बाबा? हाँ। सच में? हाँ बेटा, सच में। उधर से एक लंबी सांस की आवाज आई, और फिर, भगवान का शुक्र है। वो रोई नहीं, बस यही कहा। और इन 3 शब्दों में वो सब था जो कहने की जरूरत थी। प्यारे श्रोताओं, राजेश पकड़ा गया था, पर क्या यही कहानी का अंत था? नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, अदालत में, कानून के सामने। और उस लड़ाई में कुछ ऐसे राज खुले जो किसी ने नहीं सोचे थे। राजेश का एक और चेहरा सामने आया, और मेरी गुड्डो ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे हरिपुर को चौंका दिया। राजेश की गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। पुलिस ने उसे पकड़ा था, पर कानून का पहिया धीरे चलता है, बहुत धीरे। दिल्ली से हरिपुर लौटे तो मोहल्ले में जैसे त्योहार था। धर्मेंद्र काका बाहर खड़े थे। रमावती काकी दरवाजे पर झांक रही थीं। पड़ोस की रेखा भाभी ने कहा, अरे वाह, पकड़ लिया, बहुत अच्छा किया। वही रेखा भाभी जिन्होंने कहा था कि गुड्डो से अब कोई शादी नहीं करेगा। मैं बस मुस्कुराया, अंदर गया। गुड्डो दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे आई और मुझसे लिपट गई। बरसों बाद। जब वो छोटी थी तो रोज ऐसे लिपटती थी, फिर बड़ी हुई, शर्माने लगी। पर उस दिन फिर वही छोटी गुड्डो थी जो अपने बाबा से लिपटी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, कुछ नहीं बोला। कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। माँ कमरे में बैठी थीं, उन्होंने मुझे देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। हे भोलेनाथ, शुक्रिया। बस इतना। सुमित्रा ने खाना बनाया था, मेरी पसंद का, आलू के पराठे और दही। कितने महीनों बाद घर में खाना खाया था जैसे खाना हो, वरना तो हर निवाले के साथ एक बोझ भी उतरता था गले से। पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले दिन वकील महेश पांडे का फोन आया। राम प्रसाद जी, राजेश को इलाहाबाद ले जाया जाएगा। वहां केस चलेगा, आपको वहां पेश होना पड़ेगा। कब?
अगले हफ्ते पहली सुनवाई है। ठीक है। एक बात और, राजेश के वकील ने जमानत की अर्जी लगाई है। मेरा दिल डूबा। जमानत? हाँ, पैसे वाले वकील रखे हैं उसने। कोशिश करेंगे कि जमानत हो जाए। होगी। हम रोकने की कोशिश करेंगे, पर गारंटी नहीं। फोन रखा। सुमित्रा पास बैठी थी। उसने पूछा नहीं, पर समझ गई। अगले हफ्ते इलाहाबाद गया। अदालत का पहला दिन। एक बड़ी इमारत, भीड़, वकीलों के काले कोट, लोगों की आवाजें। यह दुनिया मेरी नहीं थी। मैं एक छोटे से कस्बे का दुकानदार था। इस दुनिया में मैं अजनबी था। महेश पांडे मिले। उन्होंने सब समझाया। राजेश के खिलाफ धारा 420, 406 और दहेज निषेध अधिनियम की धाराएं लगाई गई थीं। राजेश को पेश किया गया। मैंने उसे देखा। पुलिस की हिरासत में था, पर कपड़े ठीक ठाक थे। उसके साथ एक मोटा वकील था, शहरी, चालाक आंखों वाला। राजेश ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर नजरें फेर लीं। जमानत की सुनवाई हुई। राजेश के वकील ने कहा, महोदय, मेरे मुवक्किल पर झूठे आरोप हैं। रिश्ता दोनों तरफ से टूटा था। पैसे दहेज के नहीं थे, कर्ज थे जो वापस किए जाने थे। यह सुनकर मेरे हाथ कांपे। महेश पांडे ने जवाब दिया, महोदय, यह साफ धोखाधड़ी का मामला है। पीड़ित ने पैसों के लिए अपनी किडनी बेची थी। यह तथ्य अपने आप में केस की गंभीरता बताता है। जज ने दोनों को सुना। जमानत अर्जी उस दिन के लिए टाल दी। घर लौटा, थका हुआ, पर लड़ाई जारी थी। अगले कुछ हफ्ते ऐसे ही बीते। सुनवाइयां, कागज, दौड़ धूप। हर बार इलाहाबाद जाना, वापस आना। पैसे खर्च होते थे। गुड्डो की तनख्वाह से कुछ बचता था, दुकान से कुछ। पर यह लड़ाई महंगी थी। एक दिन महेश पांडे ने बुलाया। मैं गया। उन्होंने कहा, राम प्रसाद जी, एक नई बात सामने आई है। क्या? राजेश की पहले से शादी हो चुकी है। मैं सुन्न हो गया। क्या? हाँ, 3 साल पहले, कानपुर की एक लड़की से। उस शादी से एक बच्चा भी है। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। रामाधार चाचा ने कहा था कि कानपुर में एक लड़की के साथ पहले भी ऐसा हुआ था, पर यह तो उससे भी बड़ा सच था। राजेश पहले से शादीशुदा था, मतलब वो गुड्डो से शादी कर ही नहीं सकता था। यह रिश्ता शुरू से एक जाल था। पत्नी कहाँ है उसकी? मैंने पूछा। कानपुर में, अलग रहती है। राजेश ने उसे भी छोड़ रखा है। और वो लड़की, उसे पता था? पता नहीं। महेश पांडे ने कहा, यह हमारे केस को और मजबूत करता है। अब धारा 494 भी लगेगी, विवाह यानी बिगेमी का मामला। यह एक नया पहलू था, पर साथ में एक और दर्द भी था। उस कानपुर वाली लड़की के बारे में सोचा। वो भी तो पीड़ित थी। उसने भी तो इस आदमी पर भरोसा किया था। घर लौटा, गुड्डो को बताया। उसने कहा, तो वो पहले से शादीशुदा था, मतलब वो मेरे साथ कभी शादी करने की नीयत ही नहीं रखता था। हाँ। वो एक पल चुप रही, फिर बोली, अच्छा हुआ। अच्छा? हाँ बाबा, अगर उससे शादी हो जाती तो मेरी जिंदगी और बर्बाद होती। भगवान ने बचाया। यह नजरिया मुझे पहले कभी नहीं सूझा था, पर गुड्डो सही थी। उन्हीं दिनों एक और बात हुई। गुड्डो स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन वो घर आई, चेहरे पर कुछ अलग था, थोड़ा उलझा हुआ। रात को खाने के बाद मुझसे बोली, बाबा, एक बात कहूं? कहो। स्कूल में एक मास्टर जी हैं, सुधीर। वो अच्छे हैं। मैंने उसे देखा। अच्छे कैसे? वो थोड़ी सकुचाई। बस अच्छे। पढ़ाते अच्छा हैं। बात करते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं। मैं समझ गया। उनके बारे में कुछ और जानते हो? मैंने पूछा। वो हमारे कस्बे के नहीं हैं, सीतापुर से हैं। माँ बाप हैं, अकेले हैं। उनसे बात हुई इस बारे में? नहीं। वो जल्दी से बोली, बस आपको बताना था। मैंने मुस्कुराया। पहली बार बहुत दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान। ठीक है, मैंने कहा, देखेंगे। गुड्डो चली गई। सुमित्रा पास बैठी थी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में भी वही मुस्कान थी। अच्छा है, सुमित्रा ने कहा, पहले केस खत्म हो, फिर सोचेंगे। हाँ, वो बोली, पर जिंदगी रुकती नहीं। सच था, जिंदगी रुकती नहीं, पर राजेश की जमानत का खतरा अभी भी था। एक दिन महेश पांडे ने बताया, जमानत की सुनवाई अगले हफ्ते है। राजेश के वकील ने नया दांव चला है। क्या दांव? उन्होंने कहा है कि रामप्रसाद जी ने खुद किडनी बेची, जो कि गैरकानूनी है। तो वो यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि पीड़ित खुद कानून तोड़ने वाला है। यह सुनकर मेरा खून ठंडा हो गया।
वो मुझ पर मुकदमा करेंगे, कोशिश करेंगे, पर हम रोकेंगे। किडनी बेचने का कानून है, पर पीड़ित को आमतौर पर सजा नहीं होती, खरीदने वाले और दलाल पर होती है। मोहन गुप्ता, वो दलाल, वो अभी भी बाहर है, पर अगर उसका नाम आया तो वो केस और बड़ा हो जाएगा। यह एक और उलझन थी। मैंने मोहन गुप्ता के बारे में सोचा। वो मोटा आदमी, पान खाता हुआ। उसने मुझसे किडनी लेकर किसी को बेची थी। वो भी दोषी था, पर उसका नाम लेने से मेरा अपना खतरा बढ़ता था। वकील ने कहा, आपको एक काम करना होगा, एक हलफनामा देना होगा कि आपने किडनी इसलिए बेची क्योंकि आप पर दबाव था, आर्थिक मजबूरी थी, और उस दबाव की वजह राजेश और उसके परिवार की मांगे थीं। यह सच है तो लिखिए। मैंने लिखा, एक एक बात। किडनी बेचने का फैसला कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ। जब वो हलफनामा जज के सामने पढ़ा गया, उस दिन अदालत में सन्नाटा था। जज ने कागज देखा, फिर मुझे देखा, फिर राजेश को। राजेश के वकील ने कुछ कहने की कोशिश की, पर जज ने रोक दिया। जमानत की अर्जी उस दिन खारिज हो गई। मैं बाहर आया, धूप में खड़ा हुआ, आंखें बंद कीं, सांस ली, एक कदम, एक छोटा कदम, पर था। उन दिनों घर में एक बदलाव आ रहा था, धीरे धीरे। गुड्डो स्कूल जाती थी, लौटती थी, कभी कभी हंसती भी थी। माँ की तबीयत थोड़ी ठीक थी। सुमित्रा ने पड़ोस की कुछ औरतों के साथ मिलकर एक छोटी सी सिलाई की दुकान शुरू की थी, घर पर ही। थोड़े पैसे और आने लगे थे। रमेश ने एक दिन कहा, बाबा, मैं लखनऊ जाकर कोई बड़ा काम ढूंढता हूँ, यहाँ दुकान से नहीं होगा। जाओ, मैंने कहा, पर माँ और सुरेश यहाँ हैं, उनका ध्यान रखना। रमेश लखनऊ चला गया। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम मिला उसे। अच्छी तनख्वाह नहीं थी, पर थी। सुरेश दुकान पर था, मेरे साथ। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, पर एक रात एक ऐसी बात हुई जिसने सब हिला दिया। मेरे पेट में अचानक बहुत तेज दर्द उठा। रात के 2 बजे। मैं उठ नहीं सका। सुमित्रा जागी। उसने देखा, मेरा चेहरा पसीने में था। क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द है। वो घबरा गई। डॉक्टर के पास चलते हैं। रात है। रात है तो क्या, उठो। सुरेश को जगाया। तीनों मिलकर मुझे अस्पताल ले गए, हरिपुर के सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर ने देखा, कुछ जांचें हुईं, फिर उन्होंने कहा, आपकी एक किडनी नहीं है, बाकी एक पर जोर पड़ रहा है। आपको लखनऊ के बड़े अस्पताल जाना होगा। सुमित्रा ने मुझे देखा। उसकी आंखों में वो डर था जो मैं नहीं देखना चाहता था। घबराओ मत, मैंने कहा। कैसे न घबराऊं? उसने धीरे से कहा। 2 दिन बाद लखनऊ गया, एक बड़े अस्पताल में। डॉक्टर वर्मा, किडनी के विशेषज्ञ। उन्होंने सब जांचें की, रिपोर्ट देखी, फिर कहा, आपकी बची हुई किडनी अभी काम कर रही है, पर उस पर दबाव है। आपको खानपान बदलना होगा, दवाइयाँ लेनी होंगी, और हर 3 महीने में जांच करवानी होगी। कितना खर्च होगा? उन्होंने एक पर्चा लिखा, दवाइयाँ, जांचें। 1 महीने का खर्च कोई 3,000। 3,000 हर महीने। यह और बोझ था। पर डॉक्टर ने एक बात और कही, आपने किडनी बेची थी ना, किसी दलाल के जरिए? मैंने हाँ कहा। यह गलत था, पर अब जो हुआ सो हुआ। आगे का ध्यान रखो। और एक बात, अगर आप किसी सरकारी योजना के तहत मदद चाहें तो एक एनजीओ है, किडनी केयर फाउंडेशन। वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने एक कागज दिया, मैंने उसे जेब में रखा। बाहर आया। लखनऊ की सड़क पर खड़ा था। भीड़ थी, गाड़ियां थीं, शोर था, और मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। नहीं, शांति नहीं, थकान। पर उस थकान में एक संकल्प भी था। मैं टूटा नहीं था अभी तक। घर लौटा, गुड्डो को बताया सब कुछ। दवाइयाँ, जांचें, खर्च। वो चुप रही कुछ देर, फिर बोली, बाबा, मेरी तनख्वाह से होगा, आप चिंता मत करो। तुम्हारी कमाई तुम्हारी है। बाबा, उसने मेरी बात काटी। आप मेरे बाबा हैं, आपने मेरे लिए जो किया, मैं जानती हूं। अब मेरी बारी है। मैं कुछ नहीं बोल सका। माँ ने कमरे से आवाज दी, राम, खाना खाओगे? मैं उठा, खाने बैठा। उस दिन पहली बार लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद। पर एक बात अभी बाकी थी। सुधीर मास्टर जी, गुड्डो के स्कूल वाले। एक शाम वो खुद घर आए। मैंने सोचा नहीं था। गुड्डो भी नहीं जानती थी। दरवाजे पर खड़े थे, साफ कुर्ता पजामा, चेहरा शांत, नम्र।
रामप्रसाद जी? उन्होंने पूछा। हाँ, मैं सुधीर कुमार, गायत्री जी के साथ स्कूल में काम करता हूँ। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। वो बैठे। चाय लाई सुमित्रा। गुड्डो किचन में चली गई, शायद घबरा गई थी। सुधीर ने कहा, रामप्रसाद जी, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, गायत्री जी के बारे में। मैंने उन्हें देखा। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। सुमित्रा का हाथ रुक गया। मैंने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। आप उनके बारे में सब जानते हैं? मैंने पूछा। जो हुआ था, राजेश वाला? हाँ, सब जानता हूँ। स्कूल में लोग बात करते हैं, पर मेरे लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि गलती गायत्री जी की नहीं थी, और जो इंसान मुझे दिखता है, वो एक मजबूत, समझदार, अच्छी इंसान है। बस यही काफी है मेरे लिए। मैं उन्हें देखता रहा। इस नौजवान की आंखों में कुछ था। वो बेशर्मी नहीं थी जो राजेश की आंखों में थी। वो चालाकी नहीं थी। एक सीधापन था। आपके घरवाले राजी हैं? मैंने पूछा। माँ बाप से बात करूंगा, पर पहले आपसे। क्यों पहले मुझसे? उन्होंने कहा, क्योंकि गायत्री जी का सबसे पहला रिश्ता आपसे है, बाप से, और उस रिश्ते की इज्जत करना मेरी पहली जिम्मेदारी है। ये सुनकर मेरा गला भर आया। मैंने कहा, पहले गायत्री से पूछो। वो उठे। जरूर। जाने लगे। दरवाजे पर रुके। रामप्रसाद जी, एक बात और। मैंने सुना है आप बीमार हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइएगा। वो चले गए। मैं वहीं बैठा रहा। सुमित्रा आई, मेरे पास बैठी, मेरा हाथ पकड़ा। कैसा लगा? उसने पूछा। अच्छा लगा, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद गुड्डो किचन से निकली। चेहरा लाल था। शायद रो रही थी, शायद हंस रही थी, शायद दोनों। सुन रही थी? मैंने पूछा। वो चुप रही। गुड्डो। हाँ बाबा। पसंद है? एक लंबी चुप्पी, फिर उसने सिर हिलाया। हाँ। बस इतना। और उस एक हाँ में वो सारा दर्द, वो सारे महीने, वो सारी रातें सब जैसे थोड़े हल्के हो गए। प्यारे श्रोताओं, एक बाप की लड़ाई, एक बेटी का हौसला और जिंदगी का एक नया मोड़, यही इस कहानी की रूह है। पर अभी एक आखिरी हिस्सा बाकी है। जब अदालत ने फैसला सुनाया, जब राजेश को सजा हुई और जब मेरी गुड्डो की नई जिंदगी शुरू हुई। और उस दिन मैंने जो महसूस किया, वो शब्दों में बताना मुश्किल है, पर कोशिश करूंगा। क्या आप सोचते हैं कि न्याय मिला? लिखिए, अदालत का फैसला आने में पूरे 16 महीने लगे। 16 महीने। इस देश में न्याय मिलता है, पर धीरे मिलता है, बहुत धीरे। और उस धीमेपन में जो तकलीफ होती है, वो अलग किस्म की होती है। न पूरी उम्मीद, न पूरी निराशा, बस एक अधूरापन, एक इंतजार जो हर सुबह उठने पर याद दिलाता है कि अभी खत्म नहीं हुआ। उन 16 महीनों में बहुत कुछ हुआ। अदालत की तारीखें आती थीं, जाती थीं। कभी राजेश के वकील ने नई दलील दी, कभी गवाह बुलाए गए, कभी कागज मांगे गए। महेश पांडे हर बार लड़ते थे। मैं हर बार इलाहाबाद जाता था, थकता था, लौटता था, फिर जाता था। पर उन 16 महीनों में जिंदगी भी चलती रही। सुधीर के माँ बाप आए, सीतापुर से। साधारण परिवार था। बाप खेती करते थे, माँ घर संभालती थीं। दोनों ने मुझसे और सुमित्रा से मिले, चाय पी, बात की। सुधीर की माँ ने गुड्डो को देखा। एक लंबे वक्त तक देखती रहीं। फिर बोलीं, बेटी, तुम मेरे बेटे के साथ खुश रहोगी। गुड्डो ने झुककर उनके पांव छुए। सुधीर के बाप ने मुझसे कहा, भाई साहब, हमें दहेज नहीं चाहिए। लड़की अच्छी है, यही काफी है। यह सुनकर मेरी आंखें भर आईं। दहेज नहीं चाहिए। इतने साधारण शब्द, पर इन शब्दों का बोझ कितना हल्का था, कितना राहत देने वाला। मैंने सुधीर के बाप का हाथ पकड़ा। भाई साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही। वो हंसे। यह बड़ी बात नहीं है, यह तो होनी चाहिए। शादी की तारीख तय हुई, अगले माघ महीने में। सादा शादी, घर पर, ज्यादा खर्च नहीं। पर उससे पहले अदालत। 16वें महीने के एक मंगलवार को महेश पांडे का फोन आया। रामप्रसाद जी, कल फैसला है। कल? हाँ, जज साहब ने कहा है कि कल फैसला सुनाएंगे। मैंने फोन रखा। सुमित्रा पास थी। उसने मेरा चेहरा देखा। कल फैसला है, मैंने कहा। वो चुप रही, फिर उठी, माँ के कमरे में गई। दोनों ने भगवान की तस्वीर के सामने दिया जलाया। उस रात मुझे नींद नहीं आई, पर डर नहीं था। एक तरह की शांति थी, जैसे लंबे सफर के बाद घर के दरवाजे पर खड़े होने की शांति, चाहे अंदर जो भी हो। सुबह उठा, नहाया, मंदिर गया,
घर के पास वाला छोटा मंदिर भोलेनाथ की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़े। क्या मांगू? पैसे, सजा, न्याय या बस गुड्डो की खुशी? बस गुड्डो को खुश रखो, मैंने कहा, आवाज से नहीं, मन में। बाकी सब आप जानो। इलाहाबाद पहुंचा। रमेश साथ था, लखनऊ से आया था। सुरेश भी था और गुड्डो भी। गुड्डो आई थी, उसने कहा था, बाबा मैं भी आऊंगी, यह मेरा भी मामला है। मैंने मना नहीं किया। अदालत में भीड़ थी, हमेशा की तरह। वकीलों के काले कोट, लोगों की आवाजें, कागजों की सरसराहट। महेश पांडे मिले। तैयार हैं? हाँ, जो भी फैसला हो, हम और ऊपर जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। देखते हैं। अदालत में बैठे राजेश को लाया गया। वो पतला हो गया था जेल में। चेहरे पर वो बेशर्मी अभी भी थी, पर थोड़ी कम। आंखें नीची थीं। उसके वकील बैठे थे, हम बैठे थे। जज साहब आए, बैठे, कागज देखे। एक लंबा वक्त लगा। जज धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अदालत में सन्नाटा था। फिर जज ने बोलना शुरू किया। धारा 420 धोखाधड़ी साबित। धारा 406 विश्वास का उल्लंघन साबित। दहेज निषेध अधिनियम उल्लंघन साबित। धारा 494 द्विविवाह साबित। और फिर जज ने सजा सुनाई। राजेश सिंह को 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना, जो पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। 3 साल, 5 लाख। मैंने सोचा था कि फैसला सुनकर मैं रो दूंगा या खुश हो जाऊंगा, पर कुछ नहीं हुआ। बस एक गहरी सांस निकली, जैसे बरसों से रुकी हुई सांस आखिरकार निकली हो। रमेश ने मेरा कंधा थपथपाया। सुरेश की आंखें गीली थीं। मैंने गुड्डो को देखा। वो मेरे बगल में बैठी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। कब से मुझे पता नहीं। शायद तब से जब फैसला पढ़ा जाने लगा था। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक हल्कापन था, जैसे बहुत दिनों का बोझ उतर गया हो। बाहर आए, धूप में। महेश पांडे ने हाथ मिलाया। मुबारक हो, पर एक बात, 5 लाख जुर्माना तुरंत नहीं मिलेगा। राजेश के पास जो बचा है उसमें से आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है। और 3 साल बाद वो बाहर आ जाएगा। जानता हूं। डरते नहीं? मैंने सोचा। नहीं, जो डरना था वो हो चुका। अब नहीं। वो मुस्कुराए। बहादुर आदमी हो। मैं बहादुर नहीं था, बस थका हुआ था। और थकान में भी जिंदा रहना, शायद यही बहादुरी है। घर लौटे। माँ इंतजार कर रही थीं। उन्हें बताया। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। सुमित्रा ने मीठा बनाया, गुड़ की खीर, माँ की पसंद। उस रात घर में पहली बार बहुत दिनों बाद हंसी थी। सुरेश ने एक पुरानी फिल्म का गाना गाया, बेसुरा पर दिल से। रमेश ने उसे चिढ़ाया। गुड्डो हंसी, माँ हंसी। मैं चुपचाप बैठा देखता रहा। यह पल, यह सब। सुमित्रा मेरे पास आई, बैठी। खुश हो? उसने पूछा। हाँ। सच में? मैंने उसकी तरफ देखा। सच में। वो मेरे कंधे पर सिर रख दिया। हम दोनों चुप रहे। बच्चे हंस रहे थे। माँ कुछ बुदबुदा रही थीं, शायद भगवान का शुक्रिया। और मेरे पेट में वो दर्द जो ऑपरेशन के बाद से था, उस रात थोड़ा कम था। या शायद था उतना ही, पर मन शांत था तो दर्द कम लग रहा था। इसके 2 महीने बाद गुड्डो की शादी हुई। माघ महीना था। ठंड थी। घर के आंगन में शामियाना लगा था। ज्यादा लोग नहीं थे, बस मोहल्ले के कुछ, परिवार के कुछ। सादा, छोटी शादी। गुड्डो ने लाल साड़ी पहनी थी। सुमित्रा ने उसे तैयार किया था। बालों में फूल, माथे पर बिंदी, हाथों में मेहंदी। मेरी माँ ने अपने हाथों से गुड्डो के माथे पर काजल लगाया, नजर न लगे। फेरों के वक्त मैं आंगन में बैठा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। धुआं उठ रहा था हवन कुंड से। सुधीर ने गुड्डो का हाथ थाम रखा था। दोनों फेरे ले रहे थे। गुड्डो की आंखें नीची थीं, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मैं उसे देख रहा था। यही वो लम्हा था जिसके लिए मैंने सब किया था। यह मुस्कान, यह हल्कापन, यह नई शुरुआत। और उस लम्हे में एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, वो सब दर्द जो पिछले 2 सालों में हुआ था, वो पैसे जो गए थे, वो किडनी जो गई थी, वो रातें जो जागकर बिताई थीं, सब जैसे पीछे चले गए। बहुत पीछे, जैसे किसी पुरानी तस्वीर में हो। 7वां फेरा हुआ। पंडित जी ने कहा, शादी पूरी हुई। मोहल्ले वालों ने तालियां बजाईं। माँ ने आंचल से आंखें पोंछीं।
रमेश ने सुरेश को कोहनी मारी। देख, रो रहा है साला। सुरेश ने झेंपकर मुंह फेर लिया। सुमित्रा मेरे पास आई। उसकी आंखें भरी हुई थीं। हो गया, उसने कहा। हाँ। खुश हो? हाँ। थके हो? मैं हंसा। बहुत। विदाई का वक्त आया। गुड्डो ने माँ को गले लगाया। दोनों रोईं। माँ ने उसे दुआएं दीं, कांपती आवाज में, पर पूरे दिल से। सुरेश और रमेश ने उसके पांव छुए। छोटे भाई बड़ी बहन के पांव छूते हैं विदाई में, यह हमारी परंपरा है। फिर गुड्डो मेरे पास आई। वो मेरे सामने खड़ी हुई। एक पल देखती रही, फिर झुकी मेरे पांव छूने। मैंने उसे रोका। नहीं। उसने ऊपर देखा। मैंने उसका सिर पकड़ा दोनों हाथों से और माथे पर चूम लिया। खुश रहो, मैंने कहा। बस इतना। वो रो पड़ी। मैं भी रोया। वो गई, गाड़ी चली। आंगन में बची रही धुएं की गंध, फूलों के टुकड़े और एक खालीपन। पर यह खालीपन वो खालीपन नहीं था जो दुखी करे। यह वो खालीपन था जो तब होता है जब कोई चीज पूरी हो जाए। जैसे एक लंबी कहानी का आखिरी पन्ना पलट जाए। माँ अंदर चली गईं। सुमित्रा रसोई में गई। रमेश और सुरेश बाहर बैठ गए। मैं आंगन में अकेला बैठा रहे। आसमान में तारे थे। ठंड थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। मैंने अपना हाथ पेट पर रखा, जहां किडनी थी, जहां ऑपरेशन का निशान था। वो निशान जो हमेशा रहेगा। जब भी नहाऊंगा देखूंगा। जब भी दर्द होगा याद आएगा। पर उस निशान से मुझे अफसोस नहीं था। सच में नहीं। एक बाप अपनी बेटी के लिए जो कर सकता है, करता है। मैंने किया। गलत तरीके से किया, हाँ। पर नीयत सच्ची थी। और नीयत का हिसाब भगवान रखते हैं। उस रात बहुत देर तक बैठा रहा आंगन में। सोचता रहा, पिछले 2 साल। वो थैला जिसमें 7 लाख थे। वो सुबह जब राजेश का फोन बंद था। वो दिन जब इलाहाबाद में ताला देखा था। गुड्डो का रोना, सुमित्रा का हाथ थामना, रमेश का गुस्सा, सुरेश की गीली आंखें, माँ का हे भोलेनाथ, रामाधार चाचा की शर्म, दिल्ली की सुबह, राजेश का चेहरा, अदालत का सन्नाटा, जज की आवाज, और आज गुड्डो की मुस्कान। यह सब एक किताब की तरह था, जिसके पन्ने मैंने खुद लिखे थे, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में। कुछ पन्ने काले थे, कुछ पर रोशनी थी, पर किताब पूरी हुई। अगले दिन सुबह उठा, चाय बनाई, माँ को दी, सुमित्रा को दी, दुकान खोली। पहला ग्राहक आया, एक बच्चा था, 5-6 साल का। बिस्किट लेने आया था, 10 रुपए का। मैंने उसे बिस्किट दिए, उसने पैसे दिए। वो भाग गया, जैसे बच्चे भागते हैं। मैंने उसे देखा, उस भागते हुए बच्चे को, और मुस्कुराया। जिंदगी ऐसे ही चलती है, छोटी छोटी बातों में। 10 रुपए में, एक बच्चे की हंसी में, 5 लाख जुर्माने में से जो भी मिला, 2 लाख से थोड़ा ज्यादा, वो बाद में आया। धीरे धीरे, पूरे 5 लाख कभी नहीं मिले। राजेश के पास था ही कितना, जो था वो गया, बाकी जाने कहाँ। पर उन 2 लाख से मैंने एक काम किया, किडनी केयर फाउंडेशन में गया, जिसका कागज डॉक्टर ने दिया था। उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरा केस सुना, कहा आपकी दवाइयों का खर्च हम उठाएंगे, और हर 3 महीने की जांच भी। यह सुनकर जो राहत मिली, वो शब्दों में नहीं कह सकता। और उन 2 लाख से 1 लाख माँ के लिए रखा, उनकी बाकी जिंदगी की जरूरतों के लिए। 1 लाख दुकान में लगाया, थोड़ा सामान बढ़ाया, किराने के साथ कपड़े भी रखने लगा। दुकान थोड़ी बड़ी हुई। रमेश लखनऊ में था। ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते करते उसने एक छोटा सा ट्रक किराए पर लिया। अपना छोटा सा धंधा शुरू किया। धीरे धीरे बढ़ रहा था। सुरेश यहाँ था, दुकान में। पर उसने भी एक काम शुरू किया, मोबाइल रिपेयर। घर के एक कोने में युवा लड़के आते थे, वो ठीक करता था। थोड़ा और आमदनी। सुमित्रा की सिलाई की दुकान चल रही थी, धीरे धीरे। और गुड्डो सीतापुर में थी अपने घर में, सुधीर के साथ। हर हफ्ते फोन आता था। आवाज में खुशी होती थी, असली खुशी, बनावटी नहीं। एक बार आई, 3 महीने बाद, सुधीर के साथ। चेहरे पर एक नई चमक थी। मैंने उसे देखा। खुश हो? उसने हंसकर कहा। हाँ बाबा, सच में? सच में। बस यही चाहिए था। उस शाम सुधीर और मैं आंगन में बैठे थे, चाय पी रहे थे। सुधीर ने कहा, बाबूजी, एक बात पूछूं? पूछो। आपको अफसोस है कभी जो हुआ उस सब का? मैंने सोचा, सच में सोचा। किडनी का अफसोस है,
मैंने कहा। इसलिए नहीं की गई, बल्कि इसलिए कि गलत तरीके से गई। मुझे पहले ही समझना चाहिए था कि इस देश में दहेज की मांग करने वालों को पैसे देना गलत है। मैं डरा हुआ था, समाज से, इज्जत से। और उस डर में मैंने गलत कदम उठाया। सुधीर चुप रहे। पर गुड्डो का अफसोस नहीं, मैंने कहा। जो भी किया उसके लिए किया। और वो ठीक है। वो खुश है। बस यही काफी है। सुधीर ने कहा, बाबूजी, आप बहुत अच्छे बाप हैं। मैं हंसा। अच्छा बाप होता तो पहले से समझदार होता। समझदारी हमेशा पहले नहीं आती, कभी कभी तकलीफ से आती है। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तकलीफ से समझदारी। हाँ, यही हुआ था मेरे साथ। प्यारे श्रोताओं, यह कहानी यहाँ खत्म होती है। पर असल में यह खत्म नहीं होती, यह जारी रहती है। हर उस बाप में जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करता है। हर उस बेटी में जो टूटकर भी खड़ी होती है। हर उस माँ में जो चुपचाप लड़ती है। हर उस इंसान में जो धोखा खाने के बाद भी यकीन नहीं खोता। मैं रामप्रसाद वर्मा हूँ, एक आम आदमी, एक बाप, जिसने गलतियां की, जिसने तकलीफ उठाई, पर जिसने हार नहीं मानी। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, तो याद रखिए, रात कितनी भी काली हो, सुबह आती जरूर है। और जब आती है, तो उसकी रोशनी और भी मीठी लगती है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा लम्हा आया, जब लगा सब खत्म हो गया, पर फिर कुछ नया शुरू हुआ? लिखिए हमें, आपकी बात हमें ताकत देती है।